अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। और आज की समाअत में दिलचस्प रिमार्क्स ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस की जानिब से आए। ख़ास तौर पर पहला जो नुकता था वो था अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को एक बार फिर गुड टू सी यू कह दिया चीफ जस्टिस ने। और साथ साथ जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मामला था, इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद चीफ जस्टिस ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मर्सिडीज़ फराहम की गई थी इमरान खान को, उस हवाले से वजाहत कर दी है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद बलोच साहब, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये कमरे अदालत में मौजूद थे आज की समाअत के हवाले। अच्छा सैयद बलोच साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि चीफ जस्टिस ने आखिर ये वजाहत क्यों कर दी कि मर्सिडीज़ मैंने नहीं दी थी, मेरी मर्सिडीज़ थी ही नहीं। बहुत शुक्रिया अबरार अस्तौरी साहब। देखें, ये जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, ये ग़ालिबन 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और 3:30 बजे अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि इमरान खान को 1 घंटे में अदालत में पेश करें। 4:30 बजे इमरान खान को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश ना किया जा सका, जिस पर ताख़ीर हुई। मामला 6:15 बजे तक चला गया। 6:15 बजे जब इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई तो वो एक मर्सिडीज़ गाड़ी में थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बुलेट प्रूफ थी, सिक्योर्ड गाड़ी थी और इसी वजह से इमरान खान को वो फराहम की गई, क्योंकि इमरान खान बार बार अपनी जान के ख़तरे का ख़दशा ज़ाहिर कर चुके हैं। उनके बकौल उन पर 2 बार कातलाना हमला हो चुका है और अब भी वो इस ख़दशे का इजहार करते रहते हैं कि उन पर किसी भी वक्त दोबारा हमला करके उनको कत्ल किया जा सकता है। इस हवाले से वो कुछ आला सिक्योरिटी ओहदेदारों के ऊपर बड़ा खुला इल्ज़ाम भी लगाते हैं। लेकिन आपको भी याद है कि 4 नवंबर को इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और अब तक उनकी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं की जा सकी। इसी तरह के खदशात। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते भी उनको कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो रियासत की, हुकूमत की, रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है कि बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनको वो प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हुए वो सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। तो ये 2-3 चीज़ें थीं जिसकी वजह से जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो जिस मर्सिडीज़ में आए थे, फिर वो बात मीडिया में आई कि जी इमरान खान को मर्सिडीज़ गाड़ी में यहाँ पर लाया गया था, तो वो जो हुकूमती ओहदेदार हैं, बात उन तक पहुँची, मीडिया पर्सनस की जानिब से तनकीद की गई, सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी ले-दे होती रही अदालत की कि अदालत ने हुक्म दिया। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि चीफ जस्टिस ने बज़ात खुद जो है वो हुक्म दिया कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट लेके आए और सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए चीफ जस्टिस ने जो है वो मर्सिडीज़ गाड़ी भी भिजवाई है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस होती नहीं, लेकिन अदालत की जानिब से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर ये हुआ कि तकरीबन 20 मई को वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनकी जानिब से भी इसी नुक्ते के ऊपर बयान दिया गया। उनके बयान के बाद फिर 1 या 2 रोज़ का 1 रोज़ का फ़र्क बनता है शायद, परसों इसके ऊपर फिर ग़ालिबन जो तर्जमान सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से एक वजाहत जारी की गई और उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई गाड़ी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अदालत पेश होने के लिए नहीं दी गई। और इसके अलावा तर्जमान की जानिब से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स को अदालत पेशी के लिए गाड़ी फ़राहम भी नहीं करती। और जो बयान था साबिक़ वफाकी वज़ीर मौजूदा वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का, तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को भी मुस्तरद कर दिया। ये मामलात तो चले वहाँ तक रहे। आज जब इस केस की समाअत हुई तो अटारनी जनरल रोस्ट्रम पर आए, जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के सजील सवाती, उनसे कबल वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ चीज़ों के ऊपर वजाहत करना चाहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत फुल कोर्ट और 4-3 के जो बेंच का मामला था उसके ऊपर वो एतराज़ात उठाती रही, इन नुकात को उठाती रही जो लीगल पॉइंट्स थे, जो कानूनी नुकात थे जिनके ऊपर वफाकी हुकूमत को बहस करनी चाहिए थी, उनके ऊपर बात करनी चाहिए थी, अदालत के अंदर उनके ऊपर दलाइल देने चाहिए थे। वो दलाइल वफाकी हुकूमत की जानिब से उन नुकात पर नहीं दिए गए। इसी पर फिर अटार्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि फुल कोर्ट का अदालत की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि
वफाकी हुकूमत फुल कोर्ट बनाने के मामले के ऊपर एतराज़ उठाती रही। इसके अलावा 4-3 का जो नुक्ता था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने ये नुक्ता उठाया ज़रूर था, लेकिन हमने इसके ऊपर कोई ज़्यादा बहस नहीं की थी। लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है वो उसमें भी तज़ाद हमने फिर एक बार मैंने इस हवाले से देखा कि एक तरफ आज जब केस की समाअत ख़त्म हुई, अटार्नी जनरल वहाँ से रवाना हो रहे थे, तो हमने फिर उनसे पूछा कि आपने अदालत के अंदर जो मौक़िफ़ दिया है 4-3 का, उस हवाले से आप क्या कहते हैं। उन्होंने हमें ये कहा कि मैं मतलब हुकूमत अभी भी 4-3 वाला जो उनका मौक़िफ़ है उसके ऊपर कायम है। अब अटार्नी जनरल बाहर इस तरह की बातें करते हैं। फिर आपको याद होगा कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात कराने का फ़ैसला दिया गया। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर समाअत की थी, क्योंकि 10 अप्रैल की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की थी कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स और सिक्योरिटी फ़राहम करे। वो फ़राहम ना की जा सकी, ये पहली डेडलाइन थी जो गुज़री। इस डेडलाइन के गुज़रने के 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नोटिस जारी किए गए स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को, वज़ारत ख़ज़ाना को, इसके अलावा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल फॉर पाकिस्तान को, और जो दीगर इसमें वफाकी हुकूमत जो है वो इसमें फ़रीक थी उसको भी नोटिस जारी किए गए थे। अब जब 13 अप्रैल को इसकी इन चैम्बर समाअत हुई, वफाकी हुकूमत ने अटार्नी जनरल के ज़रिए 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना एक जवाब जमा करवाया। अब उस 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को जो फ़ैसला दिया था, वफाकी हुकूमत ने उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया है। ये रिटन है, उसके अंदर पहला पैराग्राफ ही यही है कि जिसके अंदर वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को जो फ़ैसला दिया, वफाकी हुकूमत ने उस फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिया है। अब वो अमल दरामद इस तनाजुर में कह रहे थे कि हमने मामला काबीना को भेजा, काबीना ने पार्लियामेंट को भेजा और पार्लियामेंट ने हमें रोक दिया। इस वजह से जी हम तो इम्प्लीमेंट हमने कर दिया है, लेकिन हमें पार्लियामेंट ने रोक दिया, इस वजह से हम फ़ंड्स जारी नहीं कर सकते। अब देखें कि जो 4 अप्रैल का फ़ैसला है ये 3-2 का फ़ैसला था, ठीक है। अब जो ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, लेकिन ये 3 रुकनी बेंच कहाँ से तसलसल इसका आ रहा था? 1 मार्च वाले फ़ैसले थे। वो फ़ैसला कितना का था? 3-2 के जो है वो अक्सरियत से जारी किया गया था, यानी 3 जजेज़ ने उसकी हिमायत की और 2 जजेज़ ने उसके ऊपर इख्तलाफी नोट लिखे थे। और वो 5 रुकनी बेंच कहाँ से निकला? वो 5 रुकनी बेंच निकला था 23 फरवरी को जो पहली समाअत हुई थी आज खुद नोटिस की, उसके अंदर 9 रुकनी बेंच था। उस 9 रुकनी बेंच में से 4 जजेज़ को चीफ जस्टिस ने बेंच से उनको अलग कर दिया, ठीक है, और एक 5 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया गया। उस 5 रुकनी बेंच ने 1 मार्च को फ़ैसला दिया। उस 1 मार्च वाले फ़ैसले के तनाजुर में फिर बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पीकर थे कौमी पंजाब असम्बली और केपी असम्बली के, उन्होंने दरख्वास्त दायर की और उसके ऊपर फिर 4 अप्रैल को फ़ैसला। मतलब ये वो कंटिन्यूएशन आ रही है। अब अगर वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हमने 4 अप्रैल के फ़ैसले को उस पर अमल दरामद कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप पीछे जो तसलसल आ रहा है आप उस सब को तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर आपका 4-3 का एतराज़ जो है वो बरकरार ही नहीं रहता। एक तो ये नुक्ता जो है वो अटार्नी जनरल की जानिब से उठाया गया। उस पर फिर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनकी जानिब से कुछ गिले शिकवे उनकी जानिब से भी किए गए। उन्होंने फिर जो यहाँ मौलाना की जानिब से धरना या एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया गया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप अपने साथियों से कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े के ऊपर ऐसी गुफ्तगू करने से परहेज़ करें। पार्लियामेंट के अंदर या पार्लिमान के फोरम पर जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है उस तरह से भी उन्होंने कहा कि उससे भी परहेज़ किया जाए। ये कुछ मैं समझता हूँ कि ये शायद गिले शिकवे थे जो मुझे जो नज़र आता है कि शायद वो पहले से कुछ चीज़ें तय थीं कि जब अदालत लगेगी तो उसमें अटार्नी जनरल अपने कुछ गिले शिकवे करेंगे, चीफ़ जस्टिस अपने कुछ गिले शिकवे करेंगे। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि शायद ये चीज़ पहले से तय थी कि अदालत के अंदर इस तरह से एक दूसरे के जो गलत फहमी है वो दूर की जाए। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई। उसके बाद फिर जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के सजील सवाती, उनकी जानिब से अपने गुज़श्ता से पेवस्ता जो दलाइल जारी आज 3री समाअत है और वो अपने दलाइल दे रहे हैं, उनके ऊपर फिर वही जो दायरा कार है उसके हवाले से दलाइल दिए गए। उस पर चीफ़ जस्टिस की जानिब से कुछ बड़ी अहम ऑब्ज़र्वेशंस दी गई। उन्होंने कहा कि आपकी जानिब से जो 184(3) के तहत जो दायरा कार का नज़रसानी का जो मामला है वो बड़ा अहम नुक्ता तो ज़रूर है। जस्टिस मुनीब ने भी कहा कि 70 साल में पहली बार आपने ये नुक्ता दरियाफ़्त किया है,
लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इसका कोई दायरा कार इसको आपकी दलील इसको मान लेती है कि इसमें नज़रसानी का जो दायरा कार है वो वसी होना चाहिए, तो वो कितना वसी होना चाहिए। अब इसके ऊपर तो फिर जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के उनके पास भी ख़ुद भी इसका जवाब नहीं था कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट दायरा कार तस्लीम करती है तो वो कितना वसी हो। मतलब अब जैसे हुकूमत की जानिब से जो कानून पास किया गया था 1843 की रेगुलेशन के हवाले से, अब उसमें वो कह रहे हैं कि 1 महीने का टाइम होगा, 1 महीने के अंदर जो दरख्वास्त गुजार होंगे वो दरख्वास्तें दायर कर सकेंगे। अब क्या वो 1 महीने के अंदर 1947 से लेके या जब से ये आर्टिकल 1843 बना और उसके तहत मुकदमात का फ़ैसला होना शुरू हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस भी आ जाएंगी सारी, उसमें आज खुद नोटिस भी आ जाएंगे सारे, तो वो दरख्वास्तें यकदम सुप्रीम कोर्ट में आएंगी। वो कितनी दरख्वास्तें होंगी, कितने हज़ार कितने सैकड़ों मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ा एक मौसर ये दलील है कि इसका तयन कैसे होगा, इसके नताइज क्या होंगे, ये इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं दे सके। अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो अगर ये दरख्वास्त या जो इस्तदा है इलेक्शन कमीशन की वो मुस्तरद भी कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कानूनी नुक्ता ज़रूर आ गया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल फुल कोर्ट मीटिंग होती है जहाँ पर चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात की रेगुलेशन का मामला है, जहाँ पर आर्टिकल 1843 की रेगुलेशन का मामला है, जहाँ पर उसकी नज़रसानी का मामला है, उसके साथ साथ अब ये जो नज़रसानी का दायरा कार है इसके ऊपर भी अब बहस होगी। अब ये चीज़ भी जो है वो तय होगी कि अगर हमने नज़रसानी की जो है वो इजाज़त देनी भी है, क्योंकि ये नुक्ता तो वकील इलेक्शन कमीशन का बड़ा वैलिड है ना कि जब 1843 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े लामहदूद किस्म के इख्तियारात हैं तो फिर नज़रसानी भी उसी तरह होनी चाहिए ताकि जो साइलीन है या जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको मुकम्मल इंसाफ मिल सके। बहरहाल ये एक नुक्ता है जो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से उठाया गया है। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो मामला आ गया सदर पाकिस्तान, क्योंकि जब इनके ये दायरा कार के ऊपर दलाइल मुकम्मल हो गए तो उस पर फिर चीफ़ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अब आप असल जो केस है, जो असल नुक्ता है, अब आप उसके ऊपर दलाइल दें। अब असल नुक्ता क्या था कि 4 अप्रैल के फ़ैसले के अंदर कौन कौन से ऐसे कानूनी सुकम या ऐसे कानूनी खामियां हैं, लीगल पॉइंट्स ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन समझता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर नज़रसानी करे और अपना फ़ैसला तब्दील करे। अब उसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई। चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया इसमें तो आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, फ़ंड्स फराहम नहीं किए जा रहे, हालात ऐसे हैं कि सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते, दहशत गर्दी का ख़तरा है, सिक्योरिटी एहलकार मतलूबत जो है वो फराहम नहीं किए जा रहे, कुछ पुलिस और फ़ौज के जो एहलकार हैं उनकी बल्कि कुछ नहीं बल्कि एक भारी अक्सरियत जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वो इस वक्त मुल्क भर के अंदर जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं वो उनमें मसरूफ़ हैं। तो ये तमाम बातें आपने सदर पाकिस्तान को जब ख़त लिखा था 4 अप्रैल के फ़ैसले के बाद, उसमें आपने ये कब जिक्र किया था कि सदर पाकिस्तान इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो कोई तारीख़ देते। वहाँ पर आपने सिर्फ उनको कहा कि आपने उनको एक ब्रैकेट दे दी कि आप 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के दरमियान की कोई तारीख़ जो है वो पंजाब के अंदर आम इंतखाबात के हवाले से मुकर्रर कर दें। सदर ने 30 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर कर दी। अब सदर को आपने इन तमाम हालात व वाक़यात के बारे में क्यों नहीं बताया कि सूबे के अंदर इस तरह हालात ख़राब है और इलेक्शन जो आम इंतखाबात हैं वो पंजाब के अंदर नहीं हो सकते। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका मामला आया है तो वहाँ पर आप जो है वो सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर बहरहाल इलेक्शन कमीशन को अदालत को मुतमईन करना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत को मुतमईन नहीं करते तो फिर मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त है अदालत उनको कोई बहुत ज़्यादा वज़न देगी। जी नाज़रीन, आपने सईद बलोच की बातें सुनी जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति ने सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से दलाइल दिए, उसके साथ साथ उन्होंने सदर ममलिकत के हवाले से जो तारीख के तयन का मामला था उस पर भी डिस्कस किया और साथ साथ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से आज जो वजाहत दी गई इमरान खान को मर्सिडीज़ फराहम करने के हवाले से वो आप सबके सामने हमने रख दिया है कि चीफ़ जस्टिस ने एक बार फिर ये कह दिया कि उन्होंने कोई मर्सिडीज़ नहीं दी और ना उनके पास कोई इस तरह की मर्सिडीज़ मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि इमरान खान को पेश किया जाए।
पुलिस ने अपनी मर्ज़ी से मर्सिडीज़ फराहम की, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। इसके साथ साथ अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब आज शिकवा किया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आप अपने साथियों को समझा दें कि वो अपने बयानात सख्त दे रहे हैं, और ये तमाम मामलात आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात केस में हुए हैं। इसकी समाअत कल तक मुलतवी कर दिए। कल दोबारा 12:15 बजे इस केस की समाअत होगी, और इस केस में जो कुछ होगा वो भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।